नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग भारतीय काव्य शास्त्र के जो 6 सिद्धांत हैं उसमें से एक रीति संप्रदाय यानी रीति सिद्धांत का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि रीति सिद्धांत किसे कहते हैं, यानी रीति सिद्धांत क्या होता है। विभिन्न संस्कृत आचार्यों ने रीति की व्याख्या किस प्रकार से की है और वीडियो के अंत में हम लोग रीति के जो प्रकार हैं, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति, उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, रीति सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र की महत्वपूर्ण देन है। इसका प्रवर्तन अलंकार सिद्धांत के प्रतिक्रिया में हुआ है, यानी रीति सिद्धांत जो है वो अलंकार सिद्धांत के विरोध में स्थापित किया गया है। हम सभी जानते हैं कि अलंकार सिद्धांत 6वीं शती में आचार्य भामह ने शुरू किया था, यानी इसके जो प्रवर्तक हैं वो आचार्य भामह थे। इसी अलंकार सिद्धांत के विरोध में 8वीं शताब्दी में आचार्य वामन ने रीति संप्रदाय की स्थापना की। रीति शब्द का सामान्य अर्थ रचना की पद्धति, प्रणाली या शैली से है, यानी रीति का सामान्य अर्थ होता है रचना करने की पद्धति या रचना करने की शैली या उसकी प्रणाली। आगे बढ़ते हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन हैं, यानी आचार्य वामन ने ही रीति संप्रदाय का प्रवर्तन किया था और इन्होंने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र में इसका विधिवत विवेचन किया है। रीति को परिभाषित करते हुए इन्होंने लिखा है, विशिष्ट पद रचना रीति, यानी विशिष्ट प्रकार की पद रचना ही रीति है। यानी वामन की नज़र में विशिष्ट प्रकार की पद की रचना ही रीति कहलाती है। यहाँ पर दो चीज ध्यान रखने योग्य है। आचार्य वामन के ग्रंथ का नाम क्या है? काव्यालंकार सूत्र। आपसे पूछा जा सकता है कि ब्राह्मण के ग्रंथ का नाम बताइए, तो इनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार सूत्र। और इन्होंने रीति की जो परिभाषा दी है, विशिष्ट पद रचना रीति, यह किसके द्वारा कहा गया है आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि विशिष्ट प्रकार की पद की रचना को ही वामन ने रीति कहा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है विशिष्ट क्या है, विशिष्टता क्यों आती है और कैसे आती है, इस पर आगे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके पहले वामन के पूर्व जो आचार्य थे उनकी दृष्टि में रीति क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। वामन के पूर्व आचार्यों की दृष्टि में रीति, पहला नाम है भरत मुनि। भरत मुनि जो है हम जानते हैं दोस्तों रस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं और इनके ग्रंथ का नाम है नाट्यशास्त्र। अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में इन्होंने सबसे पहले रीति का भी जिक्र किया है, लेकिन इन्होंने रीति शब्द का प्रयोग न करके उसके जगह पर प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया है और प्रवृत्ति को ही इन्होंने एक तरीके से रीति माना है। अगला नाम है भामह। आचार्य भामह जो है अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक हैं और इनका समय है 6वीं शताब्दी और इनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार। भामह ने भी रीति के लिए काव्य शब्द का प्रयोग किया है, यानी भामह ने भी अपने ग्रंथ में रीति शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया है, उसके जगह पर इन्होंने काव्य शब्द का प्रयोग किया है। और इसके दो भेद किए हैं, पहला वैदर्भी और दूसरा गौड़ी। यानी सबसे पहले रीति का विभाजन भामह ने किया है और इसे दो भागों में बांटा है, पहला वैदर्भी और दूसरा है गौड़ी। आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है आचार्य दंडी का। दंडी ने रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किया है, यानी इन्होंने भी रीति के लिए रीति शब्द का प्रयोग नहीं किया है, इसके लिए जो है मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आचार्य वामन की दृष्टि में रीति क्या है। यहाँ हम लोग आचार्य वामन की दृष्टि को विस्तार से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि आचार्य वामन की दृष्टि में रीति क्या है। आचार्य वामन रीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करते हैं, यानी सबसे पहले रीति शब्द का प्रयोग आचार्य वामन के द्वारा ही किया गया है और उसे परिभाषित करते हुए आचार्य वामन लिखते हैं, विशिष्ट पद रचना रीति, यानी विशिष्ट प्रकार की पद की रचना ही रीति है। वामन जो है रीति का नियामक गुण को मानते हैं, यानी इनका मानना है जो रीति के नियामक है वो गुण हैं और उनकी दृष्टि में पद की विशिष्टता का मूल कारण गुण है। यानी पद में जो विशिष्टता है, विशिष्ट जो पद की रचना हुई है उसमें जो विशिष्टता है उसका मूल कारण क्या है? गुण है। उन्होंने लिखा भी है विशेषो गुणात्मा, यानी पद में जो विशिष्टता आ रही है वो गुण के कारण आ रही है और गुण का लक्षण स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, यानी आचार्य वामन ने लिखा है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, यानी काव्य के शोभा बढ़ाने वाले तत्व गुण कहलाते हैं। यानी ऐसे तत्व जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वही वामन की दृष्टि में गुण हैं।
वामन ने गुणों की संख्या मूलतः 10 मानी है, यानी इनके दृष्टि में गुणों की संख्या मूलतः 10 है। और रीतियों की संख्या इन्होंने 3 मानी है। वामन के दृष्टि में रीतियों की संख्या कुल 3 है। पहला है वैदर्भी रीति, दूसरा है गौड़ी रीति और तीसरा है पांचाली रीति। वामन से पूर्व आचार्य भामह वैदर्भी और गौड़ी की चर्चा कर चुके थे, लेकिन पांचाली रीति की सबसे पहले चर्चा आचार्य वामन के द्वारा ही किया गया और तीनों को मिलाकर इन्होंने रीतियों की संख्या कुल 3 मानी है। एक बात और दोस्तों आपको बता दें कि वामन ने ही सबसे पहले रीति को काव्य की आत्मा घोषित किया और लिखा उन्होंने रीतिरात्मा काव्यस्य, यानी रीति जो है काव्य की आत्मा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आचार्य वामन के पश्चात रीति विवेचन किस प्रकार से हुआ है। यानी आचार्य वामन के पश्चात जो आचार्य थे उनकी दृष्टि में रीति का स्वरूप क्या है। इसमें पहला नाम है आनंदवर्धन का। आनंदवर्धन ध्वनिवादी आचार्य हैं और इन्होंने रीति को पद संघटना कहा है। उनके अनुसार यथोचित पद रचना का नाम ही रीति है। यानी आचार्य आनंदवर्धन ने रीति को पद संघटना नाम दिया है और यथोचित पद रचना को ही रीति नाम दिया है उन्होंने। आनंदवर्धन का मानना है कि पद की जो संघटना होती है वह गुण पर निर्भर करता है। यहाँ दोस्तों संघटना से अर्थ संरचना से है। जिस प्रकार हमारे शरीर की संरचना होती है और वह निश्चित संरचना होती है कि हमारे शरीर में हाथ कहाँ होगा, पैर कहाँ होगा, कान कहाँ होगा, सर कहाँ होगा, उसी प्रकार से पद की भी संरचना होती है। पद में शब्दों या वाक्यों की एक संरचना होती है जो गुण पर निर्भर करती है और उसी संरचना को आनंदवर्धन संघटना कहते हैं और उसे रस की साधन कहते हैं। यानी आनंदवर्धन का मानना है पद की संघटना क्या है, रस की साधन है। यानी मुख्य उद्देश्य रस की प्राप्ति करना है, रस को अभिव्यक्ति करना है और पद संघटना उसका क्या है, साधन है। ये रीति को समाज से जुड़ा मानते हैं। यानी आनंदवर्धन का मानना है कि रीति जो है समाज से जुड़ी हुई है। अगला नाम है आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में रीति का विवेचन किया है। मम्मट के ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश, आपको ये ध्यान रखना है। और मम्मट जो है रीति को वृत्ति कहते हैं। यानी मम्मट जो है रीति शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके जगह पर वृत्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। रीति को ही उन्होंने वृत्ति कहा है। इनके अनुसार निश्चित वर्णों का रस से संबंधित व्यापार वृत्ति है। यानी आचार्य मम्मट भी वृत्ति का मुख्य उद्देश्य रस की प्राप्ति मानते हैं और वृत्ति को रस का साधन मानते हैं। मम्मट ने वृत्तियों का गुणों के साथ संबंध स्वीकार किया है और उसका वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है। देख लेते हैं किस प्रकार से उन्होंने वृत्ति का वर्गीकरण किया है और किस प्रकार से वृत्ति का जो है गुण के साथ संबंध स्थापित किया है। हमें पहले बता चुके हैं कि आचार्य वामन ने रीति को वृत्ति कहा है और वृत्तियों को उन्होंने 3 भागों में बांटा है। पहला है उपनागरिका वृत्ति, दूसरा है परुषा वृत्ति और तीसरा है कोमला वृत्ति। जिसको आचार्य वामन ने वैदर्भी रीति कहा है उसी को आचार्य मम्मट ने उपनागरिका वृत्ति कहा है और गौड़ी रीति को परुषा वृत्ति कहा है और पांचाली रीति को कोमला वृत्ति कहा है। उपनागरिका वृत्ति में माधुर्य गुण की प्रधानता होती है, परुषा वृत्ति में ओज गुण की प्रधानता होती है और कोमला वृत्ति में प्रसाद गुण की प्रधानता होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में रीति का विवेचन किया है। यानी विश्वनाथ के ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे इनके ग्रंथ का नाम पूछा जा सकता है। और उन्होंने रीति का विवेचन करते हुए लिखा है पद संघटना रीति। यानी इन्होंने भी पद संघटना को ही रीति माना है। लेकिन आचार्य विश्वनाथ जो है रीतियों की संख्या 4 मानते हैं। उन्होंने वैदर्भी और पांचाली से मिश्रित एक लाटी रीति की कल्पना की है और लाटी रीति को लेकर के रीतियों की संख्या कुल 4 हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रीति के प्रकार कौन कौन से हैं। रीति के प्रकार, रीति के मुख्यतः 3 प्रकार माने जाते हैं। पहला है वैदर्भी रीति। वैदर्भी रीति माधुरी व्यंजक वर्णों से युक्त, दीर्घ समासों से रहित तथा छोटे समासों वाली ललित पद रचना का नाम वैदर्भी है। यानी वैदर्भी में क्या होता है, माधुर्य व्यंजक वाले वर्ण होते हैं, दीर्घ प्रकार के समास इसमें नहीं होते हैं और छोटे छोटे समासों वाली ललित पद इसमें होती है और उसी का नाम वैदर्भी है। यह वैदर्भी रीति जो है
रीति, वैदर्भी रीति जो है श्रृंगार और ललित एवं मधुर रसों के लिए अधिक अनुकूल होती है। यानी श्रृंगार रसों में वैदर्भी रीति का ही प्रयोग किया जाता है। विदर्भ देश के कवियों के द्वारा अधिक प्रयोग में आने के कारण इसका नाम वैदर्भी है। यानी विदर्भ प्रदेश के लोग इसका प्रयोग करते थे और उसी के आधार पर इसका नाम वैदर्भी पड़ा है। यानी क्षेत्रीयता के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। इसका दूसरा नाम ललिता भी है। मम्मट ने इसी को उपनागरिकावृत्ति कहा है। यानी मम्मट ने वैदर्भी रीति को उपनागरिकावृत्ति नाम दिया है। यहाँ एक उदाहरण देख लेते हैं। मधुशाला वह नहीं जहाँ पर मदिरा बेची जाती है, भेंट जहाँ मस्ती की मिलती, मेरी तो वह मधुशाला। यहाँ पर वैदर्भी रीति है। क्यों? क्योंकि एक प्रकार से ललित पद है और समास रहित है, इसमें समास का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा रीति है गौड़ी रीति। यह एक प्रकार से ओजपूर्ण शैली होती है। यानी इसमें उत्साह की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसके माध्यम से वीर रस का एक प्रकार से वर्णन किया जाता है। यानी ओजपूर्ण वर्णों से संपन्न दीर्घ समास वाली रीति गौड़ी रीति होती है। यानी एक तो इसमें ओजपूर्ण वर्ण होते हैं, दूसरा इसमें समास जो है दीर्घ समास होती है, और ऐसे पदों को यानी ऐसे पदों में गौड़ी रीति होती है। वामन गौड़ी रीति के स्वरूप का विवेचन करते हुए लिखते हैं कि इसमें ओज और क्रांति गुणों का प्राधान्य होता है। यानी गौड़ी रीति में ओज और क्रांति गुणों की प्राधान्य होता है तथा समास की बहुलता होती है। मधुरता तथा सुकुमारता इसमें अभाव रहता है। यानी इसमें न तो मधुरता पाया जाता है और न ही सुकुमारता पाया जाता है, बल्कि इसमें ओज और कांति गुणों की प्रधानता होती है। रुद्रट ने इसको दीर्घ समास वाली रचना माना है, जो कि रौद्र, भयानक, वीर तथा उग्र आदि रसों की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त होती है। यानी गौड़ी रीति का प्रयोग रौद्र रस में किया जाता है, भयानक रस में किया जाता है, वीर रस में किया जाता है और उग्र रसों में इस प्रकार के गौड़ी रीति का प्रयोग किया जाता है। यानी जहाँ पे वीरता का वर्णन हो, जहाँ पे क्रूरता का वर्णन हो, जहाँ पर भयानकता का वर्णन हो, वहाँ पर गौड़ी रीति का प्रयोग किया जाता है। गौड़ी रीति का दूसरा नाम है परुषा। यानी मम्मट ने इसको परुषा वृत्ति कहा है। उसी के आधार पर गौड़ी रीति का दूसरा नाम परुषा है। गौड़ जो है बंगाल में एक जगह है और बंगाल प्रदेश के कविजन इस रीति में कविता करते थे, इसी कारण इसे गौड़ी रीति कहा जाता है। यहाँ पर एक उदाहरण है गौड़ी रीति का। अच्छं निसच्छ रच्छाहि उजारो इम, तो से तुच्छ तुच्छन को कवचन गंत हूँ, जार डारी लंक ही उजार डारो उपवन, हार डारे रावण को मैं हनुमंत हूँ। यानी यहाँ पर वीर रस का वर्णन किया गया है। वीर रस का वर्णन किया गया है। यानी तुच्छ तुच्छन को कछवन, यानी हनुमान यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम जैसे तुच्छ लोगों को मैं कुछ नहीं गिनता हूँ। जार डारी लंका, लंका को जरा डाला और उपवन को क्या किया, उजार डाला। फार डारी रावण को मैं हनुमंत हूँ। यानी यहाँ पर एक प्रकार से वीर रस का वर्णन किया गया है, और जहां भी वीर रस आएगा वहां पर दीर्घ समास होता है और वहां पर जो है गौड़ी रीति का प्रयोग किया जाता है। अगली रीति है पांचाली रीति। पांचाली रीति न तो वैदर्भी रीति की भांति समास रहित होती है और न ही गौड़ी रीति की भांति समास जटिल होती है। यह मध्यम मार्गी है। यानी पांचाली रीति जो होती है मध्यम मार्गी होती है। इसमें वैदर्भी रीति की तरह ऐसा भी नहीं कि समास नहीं है, और गौड़ी रीति की तरह ऐसा भी नहीं है कि इसमें दीर्घ और जटिल समास पाए जाते हैं। इसमें छोटे छोटे समास अवश्य मिलते हैं। इस रीति से काव्य भावपूर्ण और मर्म स्पर्शी बनता है। एक उदाहरण देख लेते हैं पांचाली रीति का। मानो जीवन वेदी पर परिणय हो विरह मिलन का, सुख दुख दोनों नाचेंगे, है खेल आंख का मन का। यानी यहाँ पर एक तरीके से भावपूर्ण वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर पांचाली रीति का प्रयोग किया गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।